हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। महागुरु राज्य को बांधने के बाद वहाँ से चले जाते हैं और कह कर जाते हैं, याद रहे ये अंत नहीं है, इसीलिए निश्चिंत तो बिल्कुल भी मत रहना। राजा भी हाँ में सिर हिलाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं और महागुरु वहाँ से चले जाते हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें नॉर्मल हो चुकी थी। 10 साल, पूरे 10 साल हो चुके थे बिना किसी परेशानी के अच्छे से राज्य कार्य में लगे हुए थे राजा। किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब हद से ज़्यादा शांति हो जाए तो समझ लेना कि तूफान की पहले की शांति है। 10 साल बाद एक बार फिर से ये सारी घटनाएं होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसके बारे में जब पता लगाया गया तो पता चला कि तेज प्रताप सिंह के जो करीबी लोग थे, जो राजमहल में रहते थे, वही उसका साथ दे रहे हैं। और इन्हीं सारे बीच में कई सारे घटनाएं एक बार फिर से घटना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे मानो धीरे धीरे करके ये राज्य शमशान बनता जा रहा हो। लड़कियां गायब होना, औरतों पर अत्याचार होना, अपने आप ही कई सारी बीमारियां पकड़ लेना, ये सारी चीजें हो रही होती हैं। जब ये खबर महागुरु को लगती है तो महागुरु अपने सारे लोगों के साथ वहां से निकल जाते हैं। करीबन 2 दिन लग जाते हैं महागुरु को राज्य आने में। जब वो राजघराने में एंटर करते हैं तब जाकर वो राजा से मिलते हैं और राजा से मिलने के बाद बहुत सारी बातें होती हैं। तब जाकर महागुरु बताते हैं कि तुम्हें यहाँ से अपने परिवार को लेकर यहाँ से निकलनी होगी। यहाँ पे लोगों को मारी नहीं जा रही है, उनको कैद की जा रही है। तुम्हारे ही तहखाने में ये पूरा राजमहल जिस पे खड़ा है ना, ये पूरा राजमहल एक श्रापित बनता जा रहा है, क्योंकि इसके नीचे हजारों आत्माओं को कैद किए जा रहे हैं। रुद्र प्रताप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मतलब कहना क्या चाहते हैं महागुरु। वो पूछते हैं, गुरु जी आप कहना क्या चाहते हैं? तब जाकर गुरु जी बताते हैं कि तेज प्रताप सिंह ने अपने लोगों के साथ मिलकर जितनी भी महिलाओं के साथ, जितने भी लोगों के साथ जो भी गलतियाँ की है उसने, उन सब की आत्माओं को इसी राजमहल के नीचे बने तहखाने में कैद करके रखा है। जब ये सुनते हैं रुद्र प्रताप सिंह तो बहुत ही ज़्यादा, एक तो पहले उनको गुस्सा बहुत आ रही थी और डर भी लग रही थी। महागुरु आगे बताते हैं कि ये अब राजमहल ये कोई नॉर्मल सी जगह नहीं बन गई है। ये पूरा राज्य धीरे धीरे शमशान बनता जा रहा है। तुम्हें अपने लोगों को आज़ाद करानी होगी किसी भी हाल में। उनकी आत्माएं जन्मों जन्म तक वहीं पर तड़पती रहेंगी, सदियों तक। तुम्हें उन्हें बचाना होगा। बताते हैं रुद्र पूछते हैं कि पर गुरुजी मैं कैसे कर सकता हूँ? क्या मेरे पास कोई तरीका है कि मैं उन सबको आज़ादी दिला सकूँ? गुरुजी कुछ सोचते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं, अपने मंत्र पढ़ते हैं। शक्ति के द्वारा वो उस तहखाने तक पहुँचने की कोशिश करते हैं और वो कहीं ना कहीं पहुँच भी जाते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र सामने बैठे तेज प्रताप सिंह पे पड़ती है तो वो घबरा से जाते हैं और झटके से अपनी आंखें खोल देते हैं। उस तहखाने में मानो तेज प्रताप सिंह एक राजा की तरह बैठा हुआ था और उस पूरे तहखाने में कई सारे लोगों को बांध कर रखी गई थी। कई सारी आत्माएं तड़प रही होती है, उनको सजा दी जा रही थी। ये देखते ही वो अपनी आंखें खोलते हैं और अपने प्रेजेंट में, मतलब सामने रुद्र प्रताप सिंह थे, उनके सामने आए और वो बताते हैं कि नहीं, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही शख्स है जो इन सब की आज़ादी दिला सकता है। रुद्र कहते हैं कौन? वो अभी इस दुनिया में आया नहीं है, उसके लिए तुम्हें इंतज़ार करनी होगी। और हाँ, आने वाले तुम्हारे गुरु जी कहते हैं कि तुम्हें फ़िलहाल यहाँ से जानी होगी। लेकिन रुद्र कहते हैं मैं कैसे यहाँ पर अपने लोगों को तड़पता हुआ छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? मुझे उन्हें बचानी होगी। वो ज़िंदा होंगे तब तो बचाओगे ना, और उन्हें बचाने के लिए तुम्हारी फैमिली का ज़िंदा होना बहुत ज़रूरी है। उन्हें बचाओ पहले और इनकी आज़ादी भी होगी। हमने तुम्हारा कुंडली, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारे राज्य का भाग देख रखा है।
तुम्हारा भाग्य उज्ज्वल है। हाँ, अभी के लिए नहीं, आने वाले भविष्य के लिए एक बार फिर से ये राज्य निर्माण होगा। यहाँ पे लोग रहेंगे, वो भी सुकून से रहेंगे, लेकिन अभी के लिए तुम्हें अपनी फैमिली को बचानी होगी। तुम अपनी पूरी फैमिली को यहाँ बुलाओ। राजा भी अपने सैनिकों की तरफ देखते हैं और कहते हैं, सारे जितने भी लोग हैं सबको बुला कर लाओ। करीबन 5 मिनट बाद सभी जो है अपने कमरों से, अपने रूम से सभी बाहर आते हैं और गुरुजी के सामने खड़े हो जाते हैं। गुरुजी अपने हाथ में कुछ चीज़ लेते हैं, मंत्र वगैरह बोलने के बाद उन सभी के हाथों में धागे टाइप का कुछ बांध देते हैं। उस वक्त उस फैमिली में दादाजी थे और उनकी शादी हो चुकी थी। उस वक्त दादाजी 17 साल के थे, तो उनकी शादी हो गई थी। उनकी पत्नी गर्भवती थी उस वक्त। उसके बाद जो है और भी कई सारे रिश्तेदार थे। उन्हीं में से एक थे रुद्र प्रताप सिंह के खास आदमी मान सिंह और उनकी फैमिली। मान सिंह की फैमिली के ऊपर भी वो धागे को बांधी जाती है ताकि ये लोग भी सुरक्षित यहाँ से निकल पाए। अभी ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल ही रही थी कि तभी धीरे धीरे करके राजमहल में जगह जगह पर आग लगना स्टार्ट हो जाती है। शायद इसका अंदाज़ा लग चुका था तेज प्रताप सिंह को कि ये लोग यहाँ से भागने की तैयारी कर रहे थे और शायद वो भागने नहीं देना चाहते थे। गुरुजी जब गुरुजी को ये अंदाज़ा लग जाता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, तो वो जल्दी जल्दी सबके हाथों में बांधते हैं और वो मान सिंह और रुद्र प्रताप सिंह को बांधने ही वाले होते हैं कि तभी तभी जो है पीछे से चिल्लाने की आवाज़ आती है। तेज प्रताप सिंह चिल्लाते हुए कहता है, महागुरु ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है तुम इन सबको बचा लोगे? कभी नहीं। जिस दिन इनके हाथों से ये धागा गिरा उसी दिन मुझे पता चल जाएगी और उसी दिन इन सबकी आखिरी दिन होगी। ये बोलते हुए पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है, मुझे राज्य से निकाला था ना, अब देखो तुम लोग की स्थिति इतनी चेंज हो गई है कि तुम खुद यहाँ से भाग रहे हो, मुझसे बचकर भाग रहे हो मुझसे। अगर मैं राजा होता तो कम से कम तुम लोग यहाँ पे रह तो पाते, लेकिन नहीं, मुझसे मेरी राज्य पाठ छीना ना। लो भागो, भाग कर जाओगे कहाँ? एक बात याद रखना, हमारा खून का रिश्ता है। तुम इस दुनिया में किसी भी कोने में रहो, मुझे पता चल जाएगी। ये बोलते हुए वो पागलों की तरह हंसते हुए वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो तुरंत रुद्र प्रताप सिंह के शरीर में ऐसा कुछ करता है जिससे रुद्र प्रताप सिंह का शरीर मानो वहीं पे खड़े खड़े जो है ना जलने लगता है। ये देखकर मान सिंह उनको बचाने के लिए जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, वो आग की लपट उनको भी पकड़ लेती है और ये सारी घटनाएं परिवार की आंखों के सामने हो रहे थे। वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे उन्हें बचाने के लिए, लेकिन वो ये नहीं कर पाते। गुरुजी के हाथों में वो थी धागा, जिनके सबके हाथों में जब बांधे थे ना तो उनके हाथों में थी, तो इससे तो वो बच जाते हैं, लेकिन कब तक? गुरुजी फैमिली वालों की तरफ देखते हैं और कहते हैं, आप लोग निकलिए यहाँ से। याद रहे गलती से भी ये धागा हाथ से नहीं निकलनी चाहिए। जब तक रुद्रा का जन्म नहीं हो जाता तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। ये बोलकर गुरुजी उन सबको लेकर वहाँ से निकलने लगते हैं। करीबन राजमहल से कुछ दूर आने के बाद जैसे ही वो पीछे पलट कर देखते हैं, वो राजमहल जैसे मानो आग के लपटों में पूरा घिरा हुआ था और तेज प्रताप सिंह सबसे ऊपर शिखर पर खड़ा हुआ था और खड़ा होकर उनकी तरफ देखते हुए पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, कब तक भागोगे? सबको यहीं पर आना है, सबको यहीं पर आना है। यही हंसते हुए वो बोल रहा था। गुरुजी उसकी आंखों में देखते हैं, उसकी आंखों में वो सारे नज़ारे दिख रहे थे। किस तरह से वो तहखाने में रुद्र प्रताप सिंह को भी, मान सिंह को भी और प्रजा के कई सारे चुनिंदा लोगों को और खास करके पूरे राज्य महल के लोगों को कैद करके रखा था, जैसे मानो उसका वही राज दरबार हो। गुरुजी उन सबको लेकर वहां से निकल जाते हैं। निकलने के बाद जब वो उत्तराखंड के बॉर्डर पार करते हैं ना, तब जाकर वो सुकून का साथ लेते हैं और कहते हैं कि अब आप लोग यहाँ से अपनी यात्रा खुद आरंभ कीजिए, हमें अब यहाँ से जानी होगी। दादाजी कहते हैं, गुरुजी आप कहाँ जा रहे हो? तब जाकर गुरुजी बताते हैं,
देखो, तुम्हें अपने परिवार की आने वाली अगली पीढ़ी का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखनी होगी। तुम्हारी वंश में वो शक्ति जन्म लेगी जो इनका अंत का कारण बनेगी, लेकिन वो भी अधूरी होगी। उसके लिए भी एक ऐसे कुंडली का होना बहुत ज़रूरी है जो उसकी ढाल बनेगी। दादाजी ये बात समझ नहीं पाते। वो पूछते हैं, मैं समझा नहीं। तब जाकर महागुरु बताते हैं कि तुम चिंता मत करो, वो वक्त जब आएगा तब हम नहीं तो कोई और सही तुम्हारा साथ देने के लिए ज़रूर आएगा। क्या मतलब? गुरुजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, वक्त का इंतज़ार, बस। ये बोलकर गुरुजी वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन जाने से पहले वो धागा जो था उनमें से कुछ उनके हाथों में रखते हुए कहते हैं, याद रहे तुम्हारे आगे वाले हर एक पीढ़ी में ये धागा होनी ही चाहिए। अगर नहीं हुई तो फिर तुम्हारी आने वाली हर एक पीढ़ी का नाश होता जाएगा। ये बोलकर वो चले जाते हैं। दादाजी उस धागे को देखते हैं और काफ़ी अच्छे से उसको सेफली रखते हुए दादी माँ के हाथों में रख देते हैं और कहते हैं, इसे संभाल के रखना। उस वक्त दादी माँ प्रेग्नेंट थी और उनके हाथों में बंधी हुई थी, तो इससे उनका बच्चा तो सुरक्षित था और बाकी की जो मिले तो उनके आने वाले कुल के लिए था। सभी वहाँ से निकल जाते हैं। करीबन 2 दिन, पूरे 2 दिन लंबी यात्रा करने के बाद ये बोलकर वो दादाजी चुप हो जाते हैं। अनया और पूरी फैमिली सब उन्हीं को देख रही थी। आकृति कहती है, तो आप लोग इस तरह से वहाँ से निकले थे? तो आप कहना ये चाहते हैं कि सभी लोगों को वहाँ पे कैद की गई है और शायद अभी भी वो लोग कैदी बन के वहाँ रह रहे हैं, उनकी आत्माएं। दादाजी हाँ में सिर हिलाती है। तो अनाया कहती है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अनाया की बात सुनकर सब लोग उसको देखने लगते हैं। मतलब इसको अभी तक वो सारी बातें समझ में नहीं आई, या ये जानबूझ के कर रही है? दादाजी उसको देखते हैं और कहते हैं, क्योंकि तुम हो वही इंसान जो उन सब की मुक्ति का कारण बनोगी। ये सुनते ही अनाया दादाजी की तरफ देखने लगती है और कहती, क्या मैं? हाँ, तुम ही हो वो इंसान जो मेरे पिताजी को आज़ादी दिलाओगी, हमारे राज्य के लोगों को उनको मुक्त करोगी, उनको उस कैद खाने से आज़ादी दिलाओगी और साथ में काली दुनिया का अंत करोगी। जब ये बोलते हैं ना तो अनाया उनको घूरने लगती है और कहती है, आपका दिमाग ठीक है? मतलब मैं जाऊं उस श्रापित राजमहल में? आकृति उसकी तरफ देखती है और कहती है, तो क्या हुआ, नहीं जा सकते? आकृति, तुम्हारा दिमाग ठीक है? यार मैं वहाँ पे कैसे जा सकता हूँ? अभी तो दादाजी ने बताया ना वो कितना खतरनाक इंसान है। आकृति दादाजी की तरफ देखती है और कहती है, वैसे ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन आगे आपने बोला था कि उस वक्त दादी माँ प्रेग्नेंट थी, तो उस हिसाब से तो आपके एक और। ये सुनते ही दादाजी दादी माँ की तरफ देखने लगते हैं। दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दादाजी कहते हैं, जब हम वहाँ से निकले ना, एक लंबी यात्रा तय की और लंबी यात्रा तय करने के बाद हम एक ऐसी जगह की तलाश में थे जहाँ पर हम सुरक्षित रह पाए, उत्तराखंड के पास में ही। वहाँ से निकलने के बाद हम भटकते भटकते, या यूँ कहूँ कि अपनी ज़िंदगी की तलाश में हिमाचल तक पहुँच चुके थे, हिमाचल प्रदेश। तुम्हारी दादी माँ की पहली प्रेगनेंसी थी और हम वहाँ पर ही अपने पहले बच्चे का जन्म दिया। बच्चे का जब जन्म हुआ उस वक्त हॉस्पिटल वगैरह तो थी नहीं, तो घर में औरतों के द्वारा ही जन्म करवाई गई। लेकिन हमसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। गुरुजी ने बोला था कि जितने भी बच्चे जन्म लेंगे, जितने भी आने वाले वंशज होंगे, उनके हाथों पर ये धागा होनी चाहिए। और हमारे दिमाग से ये सारी बातें निकल चुकी थी। 2 दिन, पूरे 2 दिन हो चुके थे। हमने उसके हाथों पर वो धागा नहीं बांधा था। मेरा बच्चा तीसरे दिन उसका पूरा शरीर काला पड़ गया था और वो इस दुनिया से जा चुका था। ये होने के बाद तब जाकर हमें ध्यान आया कि हमने कितनी बड़ी गलती की थी।
जब ये बोलते हैं दादाजी तो पूरा परिवार क्या ही बोलता, सबके चेहरे पर उदासी थी। अनया के पिता का जन्म हुआ। हमने इस बार पूरी ध्यान रखी थी। बच्ची का जन्म होते वक्त मैं उसी वार्ड में था जहाँ पे तुम्हारे पिता का जन्म हुआ था। जैसे ही वो इस दुनिया में कदम रखा मैंने तुरंत उस धागे को उसके हाथों में बांध दिया। डॉक्टर और नर्स तो मतलब अजीब सा माहौल बन गया था, जैसे कि होता नहीं है कि ये क्या चल रहा है, अभी बच्चा साफ वगैरह हुआ नहीं, ये सारी चीज़ें। लेकिन फिर भी मेरे लिए मेरे बच्चे की ज़िंदगी की सवाल थी। मैंने सबकी बातों को इग्नोर किया और मैंने बांधा। और आज भी तुम्हारे पिता के हाथों में वो धागा है। सभी लोग नज़रें घुमा के देखते हैं तो सही में है। इस चीज़ पे किसी ने गौर ही नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ है। उसके बाद तुम्हारे पिता की शादी हुई और रिया का जन्म हुआ। और रिया का जब जन्म हुआ तो वही गलती एक बार फिर से हो गई। लेकिन वक्त रहते गुरु जी के शिष्य यानी कि हमारे अब के गुरु जी जो हैं, प्रेजेंट में जो गुरु हैं, वो पहुंच चुके थे। क्योंकि रिया के शरीर भी काला पड़ना स्टार्ट हो चुका था। उसकी आंखें काली हो चुकी थी। उसका शरीर धीरे धीरे काला पड़ रहा था। हॉस्पिटल में तो भगदड़ मच चुकी थी, ये सब क्या है। जब रिया का जन्म हुआ था तो बच्चा तो नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे जब समय चेंज हुआ और 24 घंटे के अंदर में इस हद तक बदलाव होने लगी, उसकी आंखें काली पड़ने लगी, उसका शरीर काला पड़ने लगा, तो पूरे हॉस्पिटल में भगदड़ मच चुकी थी। और पूरा हल्ला मतलब लोग हल्ला कर रहे थे, शैतान है, ये है, वो है, गलत चीज़ें। हम सब बहुत डर गए थे। हम वो धागा जो लेकर आए थे उसके बांधने के लिए, जब हमें याद आया कि हमें ये चीज़ करनी थी, हम धागा लेकर गए उसको बांधने के लिए, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ। तभी वहाँ पे गुरु जी का आगमन होता है और वो आगे बढ़कर ना जाने क्या करते हैं, उसके सिर पे हाथ रखते हैं और कुछ करते हैं और धीरे धीरे रिया नॉर्मल हो जाती है। और अनया के साथ भी यही हुआ था। जब अनया का जन्म हुआ था तो उस वक्त सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और उस बारिश के कारण हम हॉस्पिटल तक पहुंच ही नहीं पाए थे। ये सिचुएशन बहुत हाथ से निकल चुकी थी, बहुत ही ज़्यादा। अनया का जन्म गाड़ी में ही हो गया था। चारों तरफ पानी भरी हुई थी, ना गाड़ी आगे जा पा रही थी ना पीछे जा पा रही थी। आंधी तूफान ऐसे चल रहे थे जैसे मानो कि उन्होंने जानबूझकर हमारा रास्ता जो है ब्लॉक कर रखा हो। इत्तेफाक की बात ये थी कि उसी रास्ते में कई सारे कारें फंसी हुई थी, उन्हीं में से एक डॉक्टर भी थी। डॉक्टर भी थी। जब हमारे कार से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी तो वो डॉक्टर खुद अपनी गाड़ी के दरवाज़ा खोलते हुए, संभालते हुए खुद को हमारी गाड़ी के पास आती है और दरवाज़ा नॉक करती है। हमने शीशे जब नीचे किए तो उन्होंने बताया कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं हेल्प कर सकती हूँ। और तब जाकर तुम्हारा जन्म यानी कि अनया का जन्म होता है। जब अनया का जन्म हुआ था तो उसकी आंखें नीली थी और बहुत खूबसूरत थी। सभी देखकर खुश हो जाते हैं क्योंकि क्योंकि अनया की आंखें उसकी बुआ पर गई थी। और उसकी बुआ, हाँ, बुआ से याद आया, आप लोगों ने 2 बार ज़िक्र किया है अनया की बुआ का, तो ये बुआ है कहाँ? ये आकृति की मम्मी पूछती हैं। तो दादाजी कहते हैं कि पहले मैं ये पूरा कर लूँ। सबने हामी चिल्लाया। जैसे ही अनया का जन्म हो जाता है उसके करीबन 2 घंटे बाद बारिश वगैरह सब कुछ नॉर्मल हो गई थी और धीरे-धीरे सब वहाँ से निकलना स्टार्ट कर देते हैं। जो डॉक्टर थी वो कहती है कि एक बार हॉस्पिटल जाकर अच्छे से बेबी का और उसकी मम्मी का चेकअप वगैरह करवा लीजिए ताकि कोई भी आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। तो हामी चिल्लाया और हम भी निकल गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल गए, चेकअप वगैरह कराई गई और जैसे ही हम वहाँ से लौट रहे थे तभी तभी जो है अनया अनया की बॉडी भी काली पड़ना स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन किसी की ध्यान इस पर नहीं थी। उसकी आंखें जो नीली थी अब वो काली हो चुकी थी। उसको लेकर जब हम घर गए, घर जाने के बाद जब मैं खुद आगे बढ़कर अपनी पोती को लेना चाहा, तब जाकर सबका ध्यान गया कि उसकी आंखें जो हैं नीली से काली हो गई हैं और धीरे-धीरे उसका शरीर भी काला पड़ रहा होता है। ये देखकर सब घबरा जाते हैं। जो मेरी बेटी थी, यानी कि अनाया की बुआ,
वो वहाँ पे घर पर ही थी उस वक़्त, तो वो आती है, कहती है, मेरी कहाँ है भांजी? मेरी भतीजी कहाँ है? वो जब देखती है ना, तो उसके भी डर से हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन तभी सबके दिमाग में गुरुजी की बातें आती हैं। तो सभी लोग तो अभी सोच ही रहे थे, लेकिन मेरी बेटी जो थी, वो ज़्यादा वक़्त नहीं गवाती, अपने हाथों से वो धागा निकालती है और तुरंत अनाया के हाथों में बाँध देती है और उसके सिर पे हाथ रखते हुए कुछ मंत्र बड़बड़ाती है, क्योंकि गुरुजी जाते वक़्त उसको ये सारी चीज़ें सिखा कर गए थे, ये कहते हुए कि आगे चलकर तुम्हें इसका यूज़ करना होगा। ज़रूरी नहीं है कि हर वक़्त मैं यहाँ पे रह पाऊँ। लेकिन कहते हैं ना कि हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है। अनाया तो ठीक हो गई, लेकिन उसके बाद अनाया की बुआ, पूरा उनका शरीर काला पड़ गया और वो इस दुनिया से चली गई। जब अनाया ये सुनती है, तो उसको भी एक झटका सा लगता है, क्योंकि वो एक अपने ही परिवार की मौत का कारण बनी थी। हाँ, ये बात अलग है कि उसको बचाने के लिए ये सारी चीज़ें की गई थी, लेकिन ऐसा हुआ था। अब वो कुछ नहीं बोलती, उसका सिर झुका लेती, उसकी आँखों में आँसू थे। जिस बुआ के बारे में वो सुनना चाहती थी, जिस बुआ के बारे में वो जानना चाहती थी, जिसकी तस्वीर उसने देख रखा था, कई बार वो सोचती थी कि उसकी बुआ कभी तो आएँगी उसे मिलने के लिए। वो कहाँ से आती? वो तो इस दुनिया में है ही नहीं। उसको बचाते हुए वो खुद अपने आप को त्याग दिया था। राजघराने की इतिहास, हिस्ट्री। कुछ दिन बाद गुरुजी का आगमन होता है। ये हिमाचल प्रदेश में इसके रहने के बाद काफ़ी दिनों तक, जब अनाया का जन्म हो जाता है, तब जाकर गुरुजी आते हैं और आकर इनकी कुंडलियाँ वगैरह चेक करते हैं। रिया तो ठीक थी, रिया का कोई कुंडली में कोई, उसका एकदम नॉर्मल कुंडली था। लेकिन हाँ, एक ही माँ के गर्भ से दोनों का जन्म हुआ था, जिसके कारण कुछ पावर्स, कुछ शक्तियाँ रिया के पास भी थी और उसके बाद उस शक्ति का जन्म हुआ था। गुरुजी जब दोनों की कुंडलियाँ चेक करते हैं, तो दोनों का भाग्य, दोनों की कुंडलियाँ आपस में जुड़ी हुई थी। लेकिन हाँ, दोनों के रास्ते एक थे, मंजिल भी एक थी, लेकिन दुनिया अलग-अलग। कहने को तो एक ही परिवार में है, लेकिन दोनों के चीज़ें अलग होंगी। तब तक जब तक कि वो अपने जन्म के कारण को पूरा न कर लें। उसके बाद इनकी दुनिया अलग हो जाएगी, इनकी हर एक चीज़ अलग हो जाएगी। गुरुजी ने ऐसा बताया था और वो आगे बताते हैं कि अनाया ही वो इंसान है जिसकी इंतज़ार सालों से की जा रही थी। अनाया रुद्र कुंडली का भाग्यता है। उसका नामकरण वगैरह की जाती है और उसके बाद गुरुजी बताते हैं कि आप लोग इन्हें लेकर यहाँ से बहुत दूर चले जाओ, इतने दूर चले जाओ कि इनकी किसी की साया भी इनके ऊपर ना पड़े। उस घर में 3 बच्चे थे, एक रिया, अनाया और एक और बच्चा। और ये कौन था? आकृति पूछती है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, प्रिया सिंह, मान सिंह की एकलौती पोती प्रिया सिंह। सभी जो है पीछे पलट कर देखते हैं, प्रिया खड़ी थी। प्रिया, रिया जब उसको देखती है तो खड़ी हो जाती है। अनाया भी खड़ी हो जाती है। अनाया तो दौड़ते हुए जाती है, उसको हग करते हुए कहती है, यार तू कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है जब से मैं आश्रम से लौटी हूँ तुम्हें देखा नहीं, तुम कहाँ थी? प्रिया उसको गले लगाती है और कहती है, कुछ नहीं, बस मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे गई थी। क्या सच में? हाँ सच में। दोनों दोस्त आपस में गले मिले हुए थे, लेकिन आकृति का ध्यान उसकी बातों पर था। मान सिंह की एकलौती पोती प्रिया सिंह, वो प्रिया की तरफ देख रही थी और देखते हुए दादाजी से कहती है, दादाजी अगर प्रिया मान सिंह की पोती है तो उसके माता पिता कहाँ हैं? दादाजी बताते हैं कि उनकी मृत्यु आज से काफ़ी साल पहले हो चुकी थी। उस वक्त प्रिया 3 साल की थी। ओके। प्रिया अनाया को छोड़ती है और दादाजी दादी की पैर छूती है, फिर अनाया की मम्मी पापा की, आकृति की मम्मी की। उसके बाद जो है वो जाकर अनाया के बगल में बैठ जाती है और कहती है, तो आप सबको पता चल ही गया है, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। प्रिया जो है अनाया की तरफ देखती हुए कहती है, तब
आगे क्या करनी है। तुम्हें पता है अनया, जवाब देने से पहले एक बात याद रखना, तुम सिर्फ अकेले खुद के लिए नहीं हो, तुम्हारे लिए कई लोगों की जाने गई हैं। तुम्हें बचाते बचाते मेरे माता पिता की भी जाने गई थी, तुम्हारे खातिर। और तुम्हारे परिवार की जान बचाने के लिए मेरे दादाजी की जाने गई थी। तुम्हारे ऊपर कई लोगों का कर्ज है, कई लोगों की उम्मीदें हैं। कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ कर बोलना। कई लोग हैं जो अभी भी तड़प रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए, अपनी मुक्ति के लिए। ये सुनती ही अनया उसको देखने लगती है। उसकी आंखों में कई सारी चीज़ें थी, कई सारे सवाल थे जिसे वो पूछना चाहती थी, लेकिन शायद उसको मौका दिया ही नहीं जा रहा था। आकृति अनया की तरफ देखती है और फिर प्रिया को देखती है। वो दादाजी से कहती है, दादाजी आगे का क्या करना है, क्या इन्हें जानी होगी। दादाजी उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, जानी तो पड़ेगी, इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर हम किसी और को छोड़ भी दें तो हमारे लोग, हमारे पिताजी हैं, मान सिंह जी हैं, और भी बहुत सारे अपने लोग हैं जिनको मुक्त करना बहुत ज़रूरी है। सालों बीत गए हैं, सालों से कैद है वहाँ पे। गुरु जी का, महागुरु का आशीर्वाद जो हमें मिला था, हमारे परिवार को मिला था, आखिरकार उसे पूरा करने का टाइम आ गया है। और यही नहीं, तुम्हारे पिता भी वहीं पर है। ये सुनते ही अनाया खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं जाऊँगी, मैं जाऊँगी। इसलिए नहीं कि जो मरे हैं उनको आज़ादी दिलानी है, बल्कि इसलिए जो जिंदा है उन्हें बचानी है। मैं जाऊँगी। ये बोल कर वो दादू के पास जाती है और कहती है, बताइए मुझे कहाँ जानी है और कैसे जानी है, मैं जाऊँगी। दादाजी उसकी आंखों में देखते हैं, उसकी आंखों में आकृति के लिए प्यार साफ नजर आ रही थी। वो कह रही है कि जो मरे हैं उनके लिए नहीं, मैं जो जिंदा है उनके लिए जाना है, यानी कि आकृति के पिता के लिए। आकृति के दिमाग में एक चीज और आती है और वो पूछती है, दादाजी आपने बोला कि इनका जब जन्म हुआ था। दादाजी उसको रोकते हुए कहते हैं, मुझे पता है कि तुम क्या पूछना चाहती हो। हाँ, वो तुम ही हो, इसीलिए हम लोगों ने तुम दोनों की शादी करवाई। इसलिए नहीं कि तुम एक दूसरे को पसंद करती हो, बल्कि इसलिए कि तुम एक दूसरे से जुड़े हुए हो और तुम दोनों को साथ ही रहकर सब कुछ करनी है। इसका मतलब उस रात जो कुछ भी हुआ ये इसी कारण हुआ। आकृति हाँ में सिर लाती है और कहती है, हाँ, उस रात मेरी एनर्जी, मेरी पावर्स, मेरी जो भी थी, मेरे भाग्य के लेख सब आपसे जुड़ चुकी थी और उसी वजह से मेरी ये हालत हुई थी। ये सुनते ही अनाया अपने सिर पे हाथ रख लेती है और कहती, ये सारी चीज़ें इतने समय से चलती आ रही थी और हमें कानों कान खबर तक नहीं हुई। अनाया के पापा खड़े होते हैं और अनाया के पास आते हैं, उसको खड़ा करते हैं और कहते हैं, अनाया हमें बस एक वादा चाहिए, हमें एक वादा चाहिए। तुम्हारा जन्म जिस वजह से भी हुआ हो, तुम उस वजह को पूरा करोगी और अपने पूरे परिवार को, अपने पूर्वज को, उन सब से आज़ादी दिलवाओगी और उन्हें मुक्त करोगी और साथ ही आकृति के पिता को बचा कर लाओगी। अनाया को अंदर ही अंदर डर भी लग रहा था, यार आम इंसान से लड़ना आसान है, लेकिन शैतान भूत प्रेत ये सब लड़ने की चीज़ है, एक नॉर्मल से इंसान के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पे शमशान के आसपास जाने में हालत ख़राब हो जाती है। अनाया उनको देखती है, वो बहुत डर रही थी, लेकिन अब तो आकृति के पिता थे, जानी तो थी। और दादाजी ने पहले ही बोल दिया था, अगर उसके पिता को कुछ भी हुआ तो ब्लड रिलेशन होने के कारण आकृति उससे दूर हो जाएगी। अब तो उसे जानी थी। तो कहती है, ठीक है पापा, मैं पूरी कोशिश करूँगी। कोशिश नहीं,
तुम्हें पूरा करना ही होगा। पीछे से दादाजी की आवाज़ आती है। अनाया कहती है, ठीक है, मैं करूँगी, ये बोलती है और वो चुप हो जाती है। दादाजी कहते हैं कि तुम्हें कल सुबह सूर्योदय होने से पहले ही निकलनी होगी। अनाया की तरफ देखते हुए बोलते हैं, और तुम्हारे साथ आकृति और रिया भी जाएंगे। तो अनाया रिया की तरफ देखती है, कहती है, आप ही? रिया उसके पास आते हुए कहती है और उसके लेफ्ट साइड में खड़ी हो जाती है और कहती है, तुमने शायद ध्यान से नहीं सुना, हम दोनों की किस्मत जुड़ी हुई है, हम दोनों का रास्ते एक हैं, मंजिल एक है। तब तक जब तक कि तुम अपनी जन्म का कारण पूरा ना कर लो, उसके बाद हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। ये सुनते ही अनाया दादू की तरफ देखती है और कहती है, क्या मतलब दादू, मेरी दी मुझे छोड़कर चली जाएंगी क्या? दादाजी उसकी तरफ देखते हैं और कहती हैं, नहीं बेटा, रास्ते अलग मंजिल अलग होने का मतलब ये होता है कि उसकी अपनी ख्वाहिशें होंगी, उसके अपने सपने होंगे, वो अपनी चीज़ों में लग जाएगी, तुम अपनी चीज़ों में लग जाओगी। ये बात है। अब थोड़ी ना खून का रिश्ता कभी टूटने वाला है। दादाजी ऐसे ही तो समझा देते हैं, लेकिन क्या ये सच में सही था? खैर, आज के लिए बस इतना ही। अब जानेंगे कि आगे की जर्नी इनकी कैसी होती है। मिलते हैं अगले पार्ट में।